जोधपुर में ट्रैफिक एएसआई पर बोलेरो चढ़ाने वाले आरोपी वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चालक पूनाराम ने रोकन पर ट्रैफिक एएसआई को कुचलने की कोशिश की थी। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, 31 अगस्त प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी, यानी अगला पूरा महीना जो कि कल से ही शुरू हो रहा है। 31 के 31 दिन अगस्त के प्रदेश में धारा 144 रहेगी। कलेक्टर को धारा 144 लागू करने के पावर्स दे दिए गए। कोरोना के मद्देनजर धारा 144 को 18 मार्च को लागू किया गया था, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया 31 अगस्त तक के लिए। प्रदेश के हालात के मद्देनजर गृह विभाग ने यह फैसला लिया है। और बात कर लें मरुधरा के बदलते सियासी रंग की। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक का सेंटर बदल चुका है। अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश की सियासत का नया हॉटस्पॉट जयपुर की जगह जैसलमेर बन गया है। मरुधरा की सियासत में शिफ्टिंग ट्विस्ट। जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हुई सियासत। फेयरमाउंट होटल से विधायकों का चेकआउट। सूरतगढ़ और जेडब्ल्यू मैरियट होटल में चेक इन। सत्र से पहले सियासत का सेफ मूव। भगवान के आस्था ले जा तो सारे लोग जा रहे हैं ना, वो बारिश रेगिस्तान में जा रहे हैं और रेगिस्तान में हाथ को खिलाने जा रहे हैं, और हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हां, मरुधरा में मचे सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे के विधायक अब जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गए हैं। सभी विधायक 14 अगस्त तक लग्जरी होटल्स में रहेंगे। चार्टर्ड प्लेन से जैसलमेर रवाना होते वक्त विधायक उत्साह में थे और उन्होंने शिफ्ट होने की वजह लोकतंत्र की रक्षा को बताया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पार्टियां डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं कर रही है। इस लोकतंत्र को बताएंगे, राजस्थान में बर्बन करके बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता राजस्थान के गद्दारों को ढूंढ रही है, जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। एमएलए तो जनता के सेवा में हाजिर है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि खरीद फरोख्त से बचाने के लिए विधायकों को एहतियात के तौर पर जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। 14 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले 13 अगस्त तक विधायक जैसलमेर में ही रहेंगे। यात्रा को लेकर विधायक उत्साहित दिखे और जैसलमेर घूमने की बात कहकर सरकार को स्थिर बताया। देखिए, कोई डर नहीं है, सरकार पूरी तरह स्थिर है। सरकार को दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जयचंद हैं अपने ही अंदर के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मसूबों पे पूरी तरह पानी फिर जाएगा और हम होंगे कामयाब एक दिन। घूमने जा रहे हैं, रामदेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तलोट माता जी दर्शन करने जा रहे हैं। जैसलमेर में वो तो सारे लोग जा रहे हैं ना, वो बारिश एमएलए साहब, जैसलमेर क्यों जाना पड़ रहा है? घूमने के लिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम राजस्थान छोड़ के जाने वाले नहीं है, हमको माना से बैठने वाले नहीं है। हम राजस्थान में रेगिस्तान में जा रहे हैं और रेगिस्तान में हाथ को खिलाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, हाथ बचेगा? 100% कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने पहले ही कहा था, वी आर नॉट इन रिवर्स 90s, वी हैव मेड अ सेंचुरी। हम 100+ हैं। मरुधरा की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विधायकों की शिफ्टिंग ने साबित कर दिया है कि गहलोत खेमा कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जैसलमेर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और केंद्र के साथ साथ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना पर हमारे काम को सराहा गया। कुछ महीनों से सरकार को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी आलाकमान प्रदेश कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा कारणों से विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि खरीद फरोख्त की कोशिश अभी भी जारी है। पूरा राजस्थान इस खेल को देख रहा है। सत्र बुलाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। लोकतंत्र बचाना सभी नागरिक का कर्तव्य है। राजभवन के बाहर हम सभी ने इसीलिए धरना दिया।
रिसोर्ट में रखा गया है। माहौल ऐसा बन गया पूरे कंट्री के अंदर। राजस्थान में क्या हो रहा है पूरा घटनाक्रम आपको मालूम है। अब जाके राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया है 14 को होगी विधानसभा में सत्र आहुत होगा। हमारे विधायक लोग 15 दिन से ज्यादा दिनों से बैठे होटलों के अंदर। कुछ साथी हमारे बैठे हैं वहाँ पर गुड़गांव मानेसर होटलों में। तो डेमोक्रेसी के अंदर स्थिति क्लियर होनी चाहिए। एक तो कोरोना की स्थिति है, महामारी की चिंता कोरोना की सबको है और उस चिंता के बीच में पिछले 3, 4, 5 महीनों से लगे हुए थे कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। अच्छे ढंग से लड़ी गई। लोग बहुत खुश हुए कि सरकार जो कर सकती है उससे अधिक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ, वो फोरफ्रंट पे वही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता अमित शाह जी आपको क्या हो गया है? आप रात और दिन जागते हुए सोते हुए हर वक्त आप सोचते हो कि किस प्रकार मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। बात करते हैं राम मंदिर भूमि पूजन की। अयोध्या में भूमि पूजन का वक्त बेहद करीब आ चुका है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे और उससे पहले सीएम योगी 2 अगस्त को जायजा लेंगे और इस बीच रामनगरी में अद्भुत तैयारियां चल रही हैं। राम रंग में रंगी अयोध्या, राममय हुई अयोध्या। राम नगरी में जय श्री राम, कण कण में बस राम ही राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अयोध्या में अद्भुत तैयारी। ऐतिहासिक पल है, बस जुट जाइए। ऐतिहासिक पल है, देखते जाइए। राम नगरी है, राम को अनुभव कीजिए। जी हां, ये अयोध्या ही है, त्रेता युग वाली, जहां जन जन में राम हैं, कण कण में राम हैं। आप भी राम तिलक का हिस्सा बन सकते हैं, घर से बैठे बैठे। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर योगी सरकार की अपील। आम लोग घर में रहकर ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। 4-5 अगस्त को घरों में देव मंदिरों में दीप जलाएं। 4 और 5 अगस्त को घर में अखंड रामायण का पाठ करें। घर पर रहकर अपने पूर्वजों को याद करें। श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम की पूजा करें। ये तो अपील है यूपी के मुख्यमंत्री योगी की। अब जरा ये देख लीजिए कि राम नगरी में तैयारियां कैसी चल रही हैं। अयोध्या में सभी मुख्य स्थानों को सजाया संवारा जा रहा है। मरम्मत और रंग रोगन और सजाने का काम जारी है। जगह जगह वॉल पेंटिंग के जरिए धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा रहा है। 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम होना बाकी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ पूरे शहर के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर बनने के दौरान और इसके पूरा होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राम की नगरी अयोध्या में राम को स्थायी मंदिर मिलने के साथ ही लोगों के स्थायी कारोबार बढ़ने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में करीब 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले शुरू हो चुकी हैं।
आधुनिकीकरण के 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर अभी काम बाकी है। अयोध्या में नमामि गंगे परियोजना पर भी काम हो रहा है। सरयू में गिरने वाले गंदे पानी के नाले को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जा रहा है। शहर में तीर्थ पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। रामनगरी में परिवहन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों और स्टेशन को नया रंग दिया जा रहा है। स्टेशन के नए मुख्य टर्मिनल भवन पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसका डिजाइन राम मंदिर के मॉडल के ऊपर ही रखे जाने की योजना है। रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनस पर काम 2019 में शुरू हो चुका है। राम कार्य जोरों पर है। हो भी क्यों ना, मौका खास है, ऐतिहासिक है। राम का तिलक होने वाला है। राम अयोध्या में स्थायी निवास करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में रामलला को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 1,11,000 विशेष लड्डुओं को बनाने में कारीगर दिन रात लगे। ये वो खास लड्डू हैं जिनसे रामलला को भोग लगाया जाएगा। गाय के शुद्ध घी से बने इन लड्डुओं का भोग रामलला को प्रधान पुजारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। भोग के बाद इन लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर पूरे अयोध्या और देश के बाकी हिस्सों में भेजा जाएगा। 1,11,000 लड्डू बन रहा है यहाँ भोग के लिए, भोग और वितरण के लिए। भोग कैसे लगेगा? भोग अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलकर लगाएंगे। इन्हीं लड्डुओं का भोग लगेगा? प्रधानमंत्री जी की लगाएंगे जी, इन्हीं लड्डुओं का भोग लगेगा। हाँ, वो थाल में सज के जाएगा। जितने मठ मंदिर है सभी स्थानों पर ये झोला में भर के जाएगा। सभी सामग्री है, पुस्तक है और प्रसाद का डब्बा रहेगा। और बाकी जितने भक्तजन हैं, सिक्योरिटी वगैरह के लोग आएंगे, सारे लोगों को एक एक झोला दिया जाएगा। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। इनके केस में जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है और कई अकाउंट सामने आए हैं। उसमें कहाँ के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें ईडी के परव्यू में आती है और इसलिए इसका ये जो सारा एंगल है इसको एक ईसीआईआर रजिस्टर करके ईडी ने प्रोब करना चाहिए। और इस बीच आज रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बयान जारी किया जिसमें कहा उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. इधर सुशांत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो रही है। खासकर एनडीए के नेता मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार के रवैये से खुश नहीं दिख रहे। एक्टर सुशांत राजपूत की मौत को 45 दिन से ज्यादा हो गए। मुंबई पुलिस पहले ही दिन से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि
मामले की जांच करने मुंबई पहुंची पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का रवैया भी ठीक नहीं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिस महाराष्ट्र सरकार को इस घटना की सीबीआई की जांच करानी चाहिए, वहां के गृह मंत्री का एक शर्मनाक बयान आता है कि बिहार पुलिस जिस गाड़ी का उपयोग मुंबई में कर रही है उसकी जांच की जाएगी। एक तो मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मामले की जांच मुंबई में ही होगी और मुंबई पुलिस ही करेगी। हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की हठ और मुंबई पुलिस के ऐसे रवैये को देखते हुए अब सवाल मुंबई पुलिस की कार्यशैली और महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर उठने लगे हैं। साथ में ये मांग भी उठने लगी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है। 40-45 दिन में ये मुंबई के पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए उन्होंने एफआईआर किया। पटना पुलिस जो एफआईआर है उसको हमने देखा है, बहुत ही गंभीर उसमें आरोप हैं और बहुत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं। यह उन्होंने सारा बातों को पता लगा करके तब लिखा है, उसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। बिहार की पुलिस वहां जा रही है, अब दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है। बिहार की पुलिस अलग जांच करेगी, उनकी पुलिस अलग जांच करेगी, फिर नतीजा क्या निकलेगा? उसका तो एक ही तरीका है और वो तरीका है क्या कहते हैं कि इसकी जांच जो है सो सीबीआई के द्वारा हो। वो तो हमारे परिवार का था। अब सवाल है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और जब राजनीतिक दलों की तरफ से भी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगी है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को सीबीआई को सौंपने में दिक्कत क्या है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक्टर शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग उठाई। मैं बिहार का हूं और वो हिंदुस्तान का बेटा भी है, तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं और मैं भी यही कहता हूं कि अगर जनता की ये मांग है और जितना कि मैं समझ रहा हूं तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी मुंबई पुलिस से भी एक बार फिर से दरख्वास्त है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हैं उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त है। उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा था कि ये सीबीआई जांच बिल्कुल नहीं होगी। मेरे ख्याल से उससे और अब कहानी एक डॉक्टर की जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे ढूंढा गली गली, मरुधरा में नहीं था, वो छिपा था राजधानी दिल्ली। ये डॉक्टर धरती का यमराज है। मास्क के पीछे छिपी है शक्ल मिस्टर सीरियल किलर की। वो जब डॉक्टर था तब भी कानून की नाक में दम कर रखा था। वो जब पकड़ा गया तब भी कानून की नाक में दम कर रखा था। उसे जब सजा हुई तब भी जेल में कानून की नाक में दम कर रखा था। जयपुर से पैरोल पर भागकर भी कानून की नाक में दम कर दिया। वो फरार फिर सलाखों के पीछे है। वो देवेंद्र शर्मा BAMS डॉक्टर जो सीरियल किलर बना।
वो देवेंद्र शर्मा जिसकी क्राइम शीट में दर्ज है दर्जनों हत्या, जो सबूत मिटाने के लिए लाश को मगरमच्छ को खिला देता था। वो देवेंद्र शर्मा जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पेरोल जंप कर फरार हो गया। उस देवेंद्र शर्मा को धर दबोचा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने। नकली गैस एजेंसी, 2004 का कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट कांड और भी जाने क्या क्या। डॉक्टर डेथ की क्राइम कुंडली। देवेंद्र शर्मा के खिलाफ हत्या के कई मामले हैं। साल 2008 में उसे गुड़गांव कोर्ट ने 21 ड्राइवर की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। देवेंद्र शर्मा गाड़ियों को कासगंज में बेच देता था या फिर मेरठ में कटवा देता था। एक टैक्सी के कटने या बिकने पर डॉक्टर को 20 से 25 हजार रुपए मिलते थे। देवेंद्र शर्मा की डिग्री BAMS है, लेकिन वो किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्जरी करता था। देवेंद्र कई राज्यों में फैले किडनी रैकेट से भी जुड़ा था। साल 1994 से 2004 तक ये करीब 125 लोगों की किडनी अवैध रूप से निकालकर ट्रांसप्लांट कर चुका है। हर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर डेथ को 7 से 5 लाख मिलते थे। देवेंद्र शर्मा लोगों की हत्या कर यूपी के कासगंज की नहर में डाल देता था। मगरमच्छ इन शवों को अपना खुराक बना लिया करते थे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का मोस्ट हेटेड, मोस्ट वांटेड फिर गिरफ्तार हो चुका है। बस डर ये कि कहीं वो देवेंद्र शर्मा फिर कानून की नाक में दम न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।